तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ने शेनलान अकेडमी में तबाही मचा दी। डीमन वेयान के पास ज़्यानु आर्मर होने की वजह से उसका मरना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए ज़ाओजिन ने 7 डेविल सोड अगेंस्ट द हेवन का यूज करते उस डीमन पर 7 डेविल स्लैशेस रिलीज किए, जिसके चलते वेयान का किस्सा खत्म हो गया था। और अब ज़ाओजिन फ्लावर्स वैली के लिए रवाना हुआ ताकि वो उसके लवर यूजिन के बारे में पता कर सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ाओजिन को देख पाते हैं जो कि उसी इमॉर्टल ट्री के पास बैठा था जहाँ पर वो 10,000 साल पहले यूजिन को छोड़ गया। उसके अतीत की यादें उसे हॉन्ट करने लगी जब यूजिन ने सिर्फ ज़ाओजिन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उस वक्त ज़ाओजिन पूरी तरह से मजबूर और लाचार था। वो चाहकर भी अपनी मोहब्बत को बचा नहीं पाया। यूजिन भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर उनका साथ यही तक्का है। किस्मत के इस फैसले को एक्सेप्ट करके यूजिन ने अपनी मोहब्बत को अलविदा कहा, मगर 10,000 सालों बाद भी ज़ाओजिन मूव ऑन नहीं कर पाया। और तभी उसे वो छोटी बच्ची नजर आई जिसके ओरिजिन के बारे में ज़ाओजिन को कोई आइडिया नहीं। वो उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारा रियल नाम नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ। जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि आप हमेशा यूजिन ये नाम दोहराते रहते हो, तो मुझे भी यूजिन ही बुलाए। मगर ज़ाओजिन कहता है कि तुम सवेरे की पहली किरण के साथ उस फ्लावर से बाहर आई थी, इसलिए मैं तुम्हें चेंजी बुलाऊंगा। चेंजी ये नाम उस बच्ची को भी काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं पर ज़ाओजिन को यूजिन नजर आ रही थी। वो बताती है कि बरसात की एक रात में मेरे मास्टर को फ्लावर्स की वैली में बेहोशी की हालत में मिली थी, इसलिए उन्होंने मुझे यूजिन ये नाम दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन को लगता है कि चेंजी यूजिन का रीइंकार्नेटेड फॉर्म होगी जो कि इमॉर्टल फ्लावर से पैदा हुई। साथ ही चेंजी को भी ज़ाओजिन के साथ काफी ज्यादा लगाव था, तो जरूर से इसके पीछे उनका अतीत जिम्मेदार हो सकता है। अब ज़ाओजिन ने डोंगडोंग का एग भी उसी इमॉर्टल फ्लावर में रख दिया था, क्योंकि इस फ्लावर की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी डोंगडोंग को जल्दी से वापस ला सकती है। अब ज़ाओजिन चेंजी से कह रहा था कि हम यही पास के टाउन में घर लेंगे, वहाँ पर तुम अपने नए दोस्त बना सकती हो और मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। जब तक कि डोंगडोंग हिल नहीं होता हम उसी कायुन सिटी में स्टे करेंगे। साथ ही उसने चेंजी से वादा किया कि आज के बाद वो चेंजी को कभी खुद से अलग नहीं करेगा और ना ही उसे कभी हर्ट होने देगा। तो इस तरह से चेंजी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ज़ाओजिन ने उठा ली थी। और अब हमें इंजिन किंगडम की कैपिटल कायुन सिटी दिखाई गई जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और लाइवली थी। यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने बहुत ही लंबी सोड कैरी की है। उसका मानना था जितनी सोड लंबी होगी वो उतने ही ज्यादा लोगों को एक साथ मार पाएगा। इधर चेंजी तो इस टाउन में आकर काफी ज्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर ज़ाओजिन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो चेंजी के लिए एक नया आउटफिट बनवाना चाहता था, इसलिए ये लोग एक दर्जी की शॉप पर चले गए। यहाँ पर ज़ाओजिन ने चेंजी का ये नया आउटफिट वैसा ही बनाया था जैसा कि यूजिन पहना करती थी। इधर चेंजी अपने नए आउटफिट को लेकर काफी ज्यादा खुश थी और उतने में किसी ने शॉप का डोर बड़ी जोरों से ओपन किया, जिसके चलते चेंजी काफी जोरों से नीचे गिरकर उसे चोट लग गई। मगर वो ज़ाओजिन को बताती है कि सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी ज़ाओजिन ने देखा कि एक घमंडी यंग मास्टर अपने चमचों के साथ वहाँ पर आया हुआ है। वेल इस बंदे का नाम है जोंग्यू। ज़ाओजिन उसे गुस्से में कहने लगा कि जल्दी से माफी मांगो, जिस पर जोंग्यू की चमची कह रही थी कि तुम्हारी लड़की ने ही रास्ता रोका था और अब तुम उल्टा हमारे यंग मास्टर पर ही चिल्ला रहे हो, इससे तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ जोंग्यू कह रहा था कि कोई मुझे माफी मांगने पर मजबूर करे ऐसा बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ। वहीं पर उसकी लवर कह रही थी कि हम नोबल फैमिली के लोग हैं, तुमने तो हमारे सामने इज्जत से पेश आना चाहिए। उनकी बातें सुनकर तो ज़ाओजिन इन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क गया, मगर चेंजी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाए, इसलिए वो खुद होकर उस यंग मास्टर से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मैंने डोर के पास रुकना नहीं चाहिए था, अगर हमारी वजह से अनजाने में आप ऑफेंड हुए तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते साथ ही वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि सीनियर अब हमने यहाँ से जाना चाहिए, मगर जोंग्यू कह रहा था ना अब तो तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन चेंजी को बताने लगा कि कभी कभार हमारे पीछे हटने से मसले सॉल्व नहीं होते, कुछ पागल कुत्तों को पीटने के बाद ही उन्हें अक्ल आती है। जो सुनते साथ ही जोंग्यू ज़ाओजिन पर पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर ज़ाओजिन बड़ी तेजी के साथ साइड में हट गया। जोंग्यू कह रहा था चलो तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज है, अब तो तुम्हें कूटने में और ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी काफी दिनों से मुझे अपनी मसल स्ट्रेच करने का मौका ही नहीं मिला था। तो ज़ाओजिन चेंजी को शॉपकीपर के पास छोड़ देता है ताकि वो सेफ रह पाए। और अब ये दोनों स्ट्रीट पर उतर गए थे। सिटी के लोग कहने लगे कि जोंग्यू से कोई पंगे नहीं लेता, पता नहीं इस लड़के ने ऐसा क्या किया जो जोंग्यू इतना ज्यादा भड़क गया है। वहीं पर जोंग्यू ज़ाओजिन से कह रहा था कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हालांकि ज़ाओजिन कहता है क्या हम अब शुरू कर सकते हैं, तो जोंग्यू
कहने लगा, ओह शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही, तो चल आजा फिर। उसके ऐसा कहते साथ ही ज़ाओजिन हवा से भी तेज रफ्तार के साथ उस पर एक पंच हिट कर चुका था, जिससे तो ज़ोंग्यू घायल होकर नीचे पटक जाता है। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि तुम ये मुकाबला हार गए और मैं तुमसे और फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए अब चुपचाप से हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हम दोनों की पावर्स में बहुत बड़ा गैप है, जिससे तुम इस जन्म में तो भर नहीं पाओगे। इधर ज़ोंग्यू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है तू बस तीसरी रैंकिंग वाला मामूली सा कल्टीवेटर है, इसलिए मेरे साथ खुद को कंपेयर मत कर। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया, यानी कि ज़ोंग्यू एक ड्रैगन नाइट था। उसका भयानक ड्रैगन अपनी पावरफुल एनर्जी से मार्केट में तबाही मचा रहा था। वहीं पर ज़ोंग्यू बताने लगा कि हम ड्रैगन नाइट्स इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माने जाते हैं। वहीं पर ज़ाओजिन सोचता है कि यहाँ पर फाइट की तो इनोसेंट लोग घायल हो जाएंगे, इसलिए वो ज़ोंग्यू से कहने लगा कि मैं मासूम लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता, अगर तुझ में वाकई दम है तो मुझे स्क्वायर पर मिल। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन स्क्वायर की तरफ रवाना हो गया। स्क्वायर पर भी कई सारे लोग इनका मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए थे और अब ज़ाओजिन अपनी जबरदस्त लैशेस के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करने लगा। वहीं पर ड्रैगन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस पूरे इलाके में तबाही मचा रहा था, मगर ज़ाओजिन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी तलवार सीधे उस ड्रैगन के पाँव में स्टैप कर दी और अब वो अपनी सोड को ड्रैग करते हुए इस ड्रैगन पर बहुत ही अमेजिंग स्लैश रिलीज कर चुका, जिससे ज़ोंग्यू का ड्रैगन घायल हो जाता है। इधर ज़ोंग्यू की चमचों को समझ आ चुका था कि ज़ोंग्यू इस बंदे को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो चेंजी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जो देख ज़ाओजिन उस बंदी से गुस्से में कह रहा था कि जल्दी से चेंजी से दूर हट जा, मगर वो बंदी कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। वो कहती चलो ये तो पता चला कि ये लड़की तुम्हारी कमजोरी है, अब चुपचाप से हमारे लॉर्ड की मार खाओ वरना मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। तब तक ज़ोंग्यू ने ज़ाओजिन पर हमला कर दिया, जिसे डॉज करते हुए ज़ाओजिन पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदी चेंजी को चोक करने लगी और इधर ज़ोंग्यू ज़ाओजिन पर कई सारे हमले किए जा रहा था, मगर ज़ाओजिन बस उन्हें अपनी सोड से ही रोकने लगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान चेंजी पर था। इधर चेंजी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालती। वो बच्ची ज़ाओजिन को कमजोर करना नहीं चाहती थी। जो देख उस लड़की ने चेंजी को बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वहीं पर ज़ाओजिन बड़ी तेजी के साथ चेंजी को बचाने जा ही रहा था कि तभी ज़ोंग्यू का ड्रैगन बीच में आ जाता है। वहीं पर वो लड़की अपने साथियों को बता रही थी कि ये बंदा हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बनेगा और हम इसे खतरे को पनपने नहीं दे सकते, तो आज इसे यहीं पर मरना होगा। इतना कहते साथ ही उन लोगों ने चेंजी को हवा में उछालना शुरू किया। उस मासूम बच्ची को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और ज़ाओजिन चाहकर भी उसके पास पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो कोशिश करे ज़ोंग्यू का ड्रैगन उस पर अटैक कर देता। साथ ही साथ वो ड्रैगन उस पर अपनी फायर से भी अटैक करने लगा। जो देख ज़ाओजिन हद से ज्यादा भड़क गया। वो अब हवा में जंप लगाती हुई अपनी लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, ताकि इस ड्रैगन का किस्सा यहीं पर खत्म कर पाए। मगर वो लोग कह रहे थे कि अगर तुमने ड्रैगन पर कोई भी अटैक किया तो हम इधर इस बच्ची को मार देंगे, जिसके चलते ज़ाओजिन को रुकना पड़ा और इसी का फायदा उठाते हुए ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। इधर चेंजी काफी ऊपर तक फेंकी गई थी, तो ज़ाओजिन ड्रैगन फायर से जैसे तैसे बचते हुए उसे होल्ड करने चला गया, मगर वो उसे पकड़ पाई इससे पहले ड्रैगन अपनी टेल से ज़ाओजिन को काफी ब्रूटली नीचे पटक देता है। इधर वो यंग मास्टर्स बड़े ही मजे के साथ चेंजी को टॉर्चर कर रहे थे। उनके लिए तो ये बच्ची कोई इंसान ना होकर बस एक खिलौना थी। तब तक ज़ोंग्यू अपने ड्रैगन पर सवार होकर ज़ाओजिन के सामने पहुंच गया। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी हालत तो बड़ी ही खस्ता हो गई। और अब वो अपने साथियों से कह रहा था कि चलो जल्दी से उस कीड़े को मेरी तरफ फेंको, जिसके चलते चेंजी अब सीधे ज़ोंग्यू के कब्जे में पहुंच गई। वो बंदा उसका सिर पकड़कर कह रहा था कि तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी सॉफ्ट है, तुम्हें क्रश करके मैं अपने ड्रैगन को फीड करूँ तो तुम उसका एक निवाला भी नहीं बन सकती। तुम तो बस एक यूजलेस जानवर हो जिसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इधर ज़ाओजिन गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग कौन हो और किस घराने से हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मगर उन लोगों को तो ज़ाओजिन पर हंसी आ रही थी। वो बंदी उससे कहती कि तुम अकेले हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। इधर चेंजी ज़ाओजिन से कहने लगी कि सीनियर प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, और उतने में ज़ाओजिन ने गुस्से में आकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को रिलीज किया। इन लोगों ने चेंजी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, तो अब ज़ाओजिन उन्हें बस पनिश करेगा। और अब वो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ोंग्यू को खत्म करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गया, मगर ज़ोंग्यू ने फटाफट से चेंजी को उसके सामने रख दिया। वो कह रहा था कि तुमने अटैक किया तो मैं इसकी खोपड़ी ही क्रश कर दूंगा। तो चेंजी को देखते साथ ही ज़ाओजिन अपना स्लैश दूसरी तरफ रिलीज कर देता है, जिससे वो उस
स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही जोंग्यू उस पर अटैक करते हुए उसे नीचे पटक देता है, मगर जोंग्यू ने देखा कि ज़ाओचेन ने तो उसके अटैक को डॉज किया था, इसलिए वो तुरंत ही हवा में फ्लाई करते हुए ज़ाओचेन को धमकाने लगा कि अगर तुमने मेरा अटैक डॉज किया तो मैं इस बच्ची को क्रश कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर ज़ाओचेन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इधर ज़ाओचेन पूरी तरह से लाचार था। चेंजी को बचाने के लिए उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। वो भारी दिल से कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं करूंगा। वेल, ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। यहाँ से हमें पता चलता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं। और अब जोंग्यू का ड्रैगन ज़ाओचेन को दबोचकर बड़े ही ब्रूटली घसीटते हुए जमीन पर क्रश करने लगा। उस इम्पैक्ट से वो जगह शेक हो रही थी। वहीं पर चेंजी अपने सीनियर के लिए तड़पने लगी। उसने देखा कि ज़ाओचेन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं पर उसे तड़पता हुआ देख जोंग्यू और उसके साथी काफी जोर जोर से हंसने लगे। इन बेरहम लोगों के सीने में कोई दिल नहीं था। और फाइनली ज़ाओचेन की आंखें बंद हो गई, जिसके बाद हमें उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओचेन के साथ उसका डिमोनिक फॉर्म भी मौजूद था। वेल, ये बंदा फिलहाल जंजीरों में कैद है। वो ज़ाओचेन से कहता है कि तुम एक बार फिर से नाकाम हो गए। चलो बताओ, लास्ट टाइम तुमने इतना लाचार कब फील किया था? तो ज़ाओचेन घुटनों पर आके बताने लगा कि ऐसा मुझे तब फील हुआ था जब मेरी आंखों के सामने यूजिन ने अपना दम तोड़ दिया। तो डिमोनिक फॉर्म उसे कहने लगा कि तुम्हारी वजह से यूजिन मारी गई और आज चेंजी की मौत के जिम्मेदार भी तुम होंगे। तुमने चेंजी को इस टाउन में लाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या लगा था कि इस बार तुम लोगों को बचा पाओगे? लेकिन नहीं, तुम जरा भी नहीं बदले। उसकी बातें सुनकर ज़ाओचेन की बॉडी से ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। वो ईवल फॉर्म उससे कहता है कि अगर तुमने उन कमीनों को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया होता तो शायद चेंजी उनके हाथों से इतनी टॉर्चर ना होती। और अब वो ज़ाओचेन के करीब जाकर धीरे से कहने लगा कि 10,000 साल पहले तुम्हारी वजह से यूजिन की मौत हुई थी, और क्या अब 10,000 साल बाद तुम चेंजी को भी मारना चाहते हो? उसकी बातें सुनकर ही ज़ाओचेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वो ईवल फॉर्म उसे जागने के लिए बताने लगा। साथ ही वो कहता है कि रिवर्सल मिस्टिक आर्ट का यूज करके तुम बहुत ही खतरनाक पावर को गेन कर सकते हो। और अब हमें ज़ाओचेन का ईवल फॉर्म रिहा होते हुए दिखाया गया। सब कुछ खून में बदल चुका था। वहीं पर ज़ाओचेन की बॉडी से ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ उसका लुक भी बदल गया था। वो कहता है कि इस बार मेरी वजह से किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। तब तक जोंग्यू की आर्मी भी वहाँ पर आ चुकी थी। जोंग्यू को लगता है कि वो चेंजी को मार के किस्सा यहीं पर खत्म करेगा, मगर उतने में ही ज़ाओचेन ने अपनी आंखें खोली। वो कह रहा था कि अपने मनहूस हाथ उससे दूर रख। और अब वहाँ पर ईवल स्ट्राइक्स काफी तेजी के साथ इरप्ट होने लगी, जिससे तो पूरी की पूरी काइयून सिटी की नींव ही शेक हो रही थी। वहीं पर जोंग्यू तुरंत ही ज़ाओचेन से दूर हट गया, मगर ज़ाओचेन ने एक ही स्लैश रिलीज करते हुए उसका हाथ काट दिया था, जिससे चेंजी आजाद होकर सीधे ज़ाओचेन की गोद में आ जाती है। वहीं पर ज़ाओचेन ने उस ड्रैगन का हॉर्न भी उखाड़ लिया था और अब वो बड़े ही कूल अंदाज में जाकर जोंग्यू के पीछे खड़ा हो गया। जोंग्यू को पता था कि उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है, और फिर ज़ाओचेन ने उसी के ड्रैगन हॉर्न को जोंग्यू की खोपड़ी में आर पार घुसा दिया। ज़ाओचेन ने उसे बहुत ही खौफनाक मौत दी थी। उसकी बॉडी को देखकर ही उसके चमचों की तो फटके हाथ में आ गई। इधर वो ड्रैगन ज़ाओचेन को रेजिस्ट करने लगा। तब तक इंजिन किंगडम का सेनापति भी वहाँ पर आ जाता है। उसे लग रहा था कि शायद जोंग्यू का ड्रैगन उसके दुश्मन को मार देगा, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही है क्योंकि ये ड्रैगन उसे मारना चाहता था। तो ज़ाओचेन उसे कमांड देता है कि चुपचाप से हमें लेकर ग्राउंड पर जाओ, मगर वो ड्रैगन तो उसे लेकर और भी ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगा, जो देखते साथ ही ज़ाओचेन ने गुस्से में आकर अपनी सोड को हवा में टॉस करते हुए अपनी सोड के हैंडल पर एक लात जड़ दी, और उसके ऐसा करते साथ ही वो सोड बड़ी तेजी के साथ जाकर उस ड्रैगन के गर्दन को काट चुकी थी। वेल, ये सीन वाकई काफी ज्यादा कमाल का था। अब वो ड्रैगन तो मर चुका, इसलिए वो सीधी जमीन की तरफ गिरने लगता है, और उसी को होल्ड करके ज़ाओचेन भी नीचे आ चुका था। लोग हैरान थे कि ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। वहीं पर जोंग्यू की लवर काफी ज्यादा डरने लगी, क्योंकि उसने इतनी देर तक चेंजी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, और वहीं पर ज़ाओचेन चाहकर भी इन लोगों को माफ नहीं कर सकता। उतने में ज़ाओचेन ने वही लॉन्ग सोड उस बंदे से छीन ली, जो कि थोड़ी देर पहले हमें दिखाई गई थी, और अब वो गुस्से में आकर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो उस लड़की ने भी डर के मारे एक सिपाही की सोड पुल कर ली। वो ज़ाओचेन से कहती कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ज़ाओचेन ने दूर से ही उसका हाथ काट दिया, और फिर वो उसका गला स्लिट करके उसे अपनी सोड
की नोक पर उठाकर खत्म कर चुका था। बाकी बचे 2 नमूने आर्मी को बताने लगे कि जल्दी से इस बंदे को खत्म करो, इसने हमारे लॉर्ड जोंगू को ब्रूटली मार दिया है। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। वैसे तो सेनापति ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर नोबल फैमिली की कमांड को फॉलो करना उसका फर्ज है। वहीं पर ज़ाओ चिन उन सिपाहियों से कह रहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। इधर ये दोनों यंग मास्टर्स तुरंत ही वहाँ से भाग निकले और सोल्जर ज़ाओ चिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ज़ाओ चिन चेंजी से कहता है कि अपनी आंखें बंद रखो, वो एक खून खराबा इस बच्चे को दिखाना नहीं चाहता था। और अब ज़ाओ चिन उन 2 बंदों से कहने लगा कि मैंने तो पहले ही बताया था कि तुम में से आज कोई जिंदा नहीं बचने वाला, तो अब मेरे रास्ते में आने वाला हर एक शख्स मारा जाएगा। जिसे भी अपनी जिंदगी से प्यार है वो मेरे सामने नहीं आएगा। इतना कहते साथ ही ज़ाओ चिन बड़ी तेजी के साथ अपने स्लैशेस हिट करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसकी स्ट्राइक्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि उससे हिट होने वाला हर एक शख्स मारा गया। वहाँ पर तबाही का मंजर था, न जाने कितने सारे सिपाही मौत के घाट उतर रहे थे। इधर ये दोनों बंदे अपनी सिपाहियों को बता रहे थे कि जल्दी से जाकर उस शैतान को खत्म करो। वहीं पर ज़ाओ चिन की तलवार ने न जाने कितने सारे गलों को स्लिट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो पूरा स्क्वायर खून से लहूलुहान हो चुका था और वहाँ पर ज़ाओ चिन लाशों के ढेर पर खड़ा है और जिंदा बचे हुए सिपाहियों को धमका रहा था कि अभी भी वक्त है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ पर ज़ाओ चिन की दोस्त वांग भी पहुँच जाती है और ज़ाओ चिन से कह रही थी कि प्लीज रुक जाओ, यहाँ पर जो भी मसला हुआ था हम उसे पीसफुली सुलझाएंगे। अब ज़ाओ चिन का नाम सुनते ही कुछ लोगों ने तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो डोंगचू स्टेट का हीरो ज़ाओ चिन है। वहीं पर सेनापति कहने लगा कि मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो प्लीज इस वेपन को ड्रॉप कीजिए, हम लोग बात करके भी इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ज़ाओ चिन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। इधर वो यंग मास्टर्स कह रहे थे कि चलो फाइनली इसकी अकल ठिकाने पर आ ही गई, ये हमें मार ही नहीं सकता। इधर ज़ाओ चिन उस सेनापति को क्रॉस करके सीधे उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है, जो देखकर उनकी तो फटके हाथ में आ गई। और अब ज़ाओ चिन ने उनकी आंखों में खौफ देखने के बाद बड़ी स्टाइल के साथ उनकी गर्दन स्लिट कर दी। इधर सेनापति कह रहा था कि तुमने तो पूरे क्लैन का ही सफाया कर दिया, तुम्हारा ये क्राइम माफी के लायक नहीं है। तुम डोंगचू स्टेट के गार्डियन हो तो क्या हुआ, हमारे यांगजिन किंगडम में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि ज़ाओ चिन का तो पूरा ध्यान चेंजी पर था, उसकी तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगा। तो सेनापति ने तुरंत ही अपनी सिपाहियों को ज़ाओ चिन पर हमला करने का हुक्म दिया। ज़ाओ चिन कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सभी ने विटनेस किया है, मैंने जिन्हें पनिश किया उनकी हरकतों ने ही उनकी मौत का फैसला लिया था। वो लोग मेरे हाथों मरना डिजर्व करते थे और अब जबकि मैंने जस्टिस सर्व किया तो अब मैं यहाँ से बिना कोई खून खराबा किए जाना चाहता हूँ। अगर तुम में से किसी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं उस पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। उतने में ही वहाँ की जमीन अचानक से शेक होने लगी। ज़ाओ चिन ने देखा कि यांगजिन किंगडम की फौज वहाँ पर आ रही है और ये प्रचंड आर्मी उसे वहाँ से जाने नहीं देगी। देखते ही देखते उन सिपाहियों ने ज़ाओ चिन का रास्ता रोक लिया था। वहीं पर हम जोंग्यू के फादर यांग को देख पाते हैं, जिसे अपने बेटे की लाश देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। सेनापति उसे बताता है कि जनरल ये बंदा डोंगचू स्टेट का गार्डियन है, अगर हमने इसे खत्म किया तो डोंगचू स्टेट हम पर अटैक कर देगा। जो सुनकर यांग बस गहरी सांसें लेते हुए ज़ाओ चिन को घूरने लगा और फिर वो अपनी सिपाहियों से कहता है कि मैंने हमेशा यांगजिन किंगडम को प्रोटेक्ट किया, अगर आज तुम लोगों ने मिलकर इसे खत्म किया तो डोंगचू स्टेट हम पर अटैक करेगा और मैं तुम सभी को इस मसले में घसीटना नहीं चाहता, इसलिए मैं अकेले ही मेरे बेटे जोंग्यू की मौत का बदला लूंगा। हालांकि वो सिपाही कह रहे थे जनरल हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जनरल यांग जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। और अब वो अपनी सिपाहियों को अपना आर्मर निकालने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हारा कोई जनरल नहीं हूँ, बस एक बाप हूँ जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता। साथ ही साथ वो ज़ाओ चिन से कह रहा था कि तुम कोई गार्डियन ना होकर बस एक सन की कातिल हो। जो सुनते साथ ही ज़ाओ चिन कहने लगा कि मैं तो बस यहाँ से जाना चाहता था, मगर अब तुम सभी को निपटाने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। तब तक वो सिपाही ज़ाओ चिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो ज़ाओ चिन चेंजी से कह रहा था कि तुम बस अपनी आंखें बंद रखो, थोड़ी देर में ये सारा शोर शराबा शांत हो जाएगा। और अब ज़ाओ चिन अपने कॉस्ट्यूम से एक बड़ा सा कपड़ा फाड़ कर चेंजी को खुद की बॉडी से कस के बांध लेता है, ताकि वो अपने दोनों हाथों का यूज करके दुश्मनों का सफाया कर पाए। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ अपने सामने मौजूद आर्मी की तरफ भागने लगा। ज़ाओ चिन के पाँव से ही जमीन उखड़ रही थी और फिर उसने अपने एक ही स्लैश अटैक में यांग को काट दिया। जोंग्यू के साथ साथ उसका बाप भी खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उन सिपाहियों को भी खत्म करने लगा। ज़ाओ चिन की आंखों में अंगारे थे और उसका रास्ता रोकने वाला हर एक शख्स बस उसका शिकार। उन सिपाहियों को वन बाय वन ब्रूटली खत्म करते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, मगर जितनों को उसने खत्म किया उससे भी दुगनी तादाद में सिपाही वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने चारों ओर से ज़ाओ जिन को घेर लिया था और उतने में ज़ाओ जिन की मुलाकात हुई एल्डर यांगलिन से। वो ज़ाओ जिन की मदद करने यहाँ पर आ चुके थे। उससे पूछते ज़ाओ जिन आखिर तुम्हारा हावी वो कहाँ चला गया, जिस पर ज़ाओ जिन बता रहा था कि डोंगचू स्टेट के ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे वापस ले लिया है। तो मास्टर यांगलिन उसे बता रहे थे कि यांगजिन किंगडम का मास्टर इसी तरफ आने वाला है, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तब तुम सीधे शेनलान अकेडमी के लिए रवाना हो जाओ। जिसके बाद मास्टर यांगलिन ने वहाँ पर अपने पावर्स का यूज कर ज़ाओ जिन के लिए रास्ता बनाया, मगर तभी वहाँ पर आसमान में काफी सारी हलचल मचने लगी। दरअसल यांगजिन किंगडम का मास्टर वहाँ पर आ चुका था। वो कहता है कि तुमने मेरी रॉयल आर्मी का खात्मा कर दिया, यहाँ पर तबाही मचा दी। तुम्हें क्या लगा ये टाउरेन बस चुपचाप से ये सारा तमाशा देखेगा? इधर ये दोनों वहाँ से भाग रहे थे, मगर टाउरेन ने उन पर बहुत ही भयानक प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने अपनी ताकत का काफी अच्छे से शो ऑफ किया है, तो अब इसके अंजाम को भी भुगतना पड़ेगा। तो ज़ाओ जिन उसे बताता है कि मैंने बेवजह किसी पर अटैक नहीं किया था, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या ये सब तुम बर्दाश्त कर भी पाते? जिस पर टाउरेन कहने लगा कि तुम्हें बहाने बताकर यहाँ से भाग नहीं सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। जिस पर ज़ाओ जिन कहता है कि मैं डोंगचू का प्रोटेक्टर हूँ, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो डोंगचू यांगजिन किंगडम पर अटैक कर देगा। हालांकि टाउरेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जायंट हैंड से ज़ाओ जिन को क्रश करने की कोशिश करने लगा, मगर मास्टर यांगलिन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। हालांकि वो भी अब काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तब तक टाउरेन ज़ाओ जिन पर एक और अटैक कर देता है। यहाँ पर ज़ाओ जिन ने अपने ऊपर एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर उस हेवनली हैंड क्रशर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर तबाही मच गई। इधर ज़ाओ जिन ने उस सारा प्रेशर खुद पर ले लिया ताकि चेनजी महफूज रह पाए। उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहा था, जो देख चेनजी भी रोने लगी। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मुझे छोड़कर ना जाए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। और उसी वक्त ज़ाओ जिन के मुंह से खून उस पर बरसने लगा। तब तक टाउरेन के लोगों ने ज़ाओ जिन को चारों ओर से घेर लिया। इसलिए ज़ाओ जिन ने भी फैसला किया कि अब जब तक वो इस टाउरेन को खत्म नहीं करेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। टाउरेन कह रहा था कि तुम इतने घायल हो चुके हो कि कभी मुझे खत्म नहीं कर सकते, मगर ज़ाओ जिन तो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। यहाँ पर ज़ाओ जिन उसके फैमिली की एंशिएंट टेक्निक रिवर्स प्रोफाउंड आर्ट का यूज करने लगा, जो कि उसके फादर ने दी हुई एक स्पेशल टेक्निक है। मगर इसे यूज करने वाले शख्स के माइंड और नेचर में काफी सारे बदलाव होंगे। साथ ही ये टेक्निक उस पर्सन की लाइफ एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर देगी। आज तक इस टेक्निक का यूज करके कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, और अब ज़ाओ जिन ने उसे ही एक्टिवेट किया था, जिसके चलते उसकी बॉडी में बदलाव होने लगे। उसने तो गुस्से में आकर चेनजी को भी दूर फेंक दिया था, मगर मास्टर यांगलिन उसे पकड़ लेते हैं। इधर ज़ाओ जिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही वहाँ पर कई सारे अवतार उसने समन कर लिए थे, जो देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। और अब वो अवतार ज़ाओ जिन की बॉडी में अपनी पावर्स ऐड करने लगे, जिससे ज़ाओ जिन का फॉर्म पूरी तरह से ईवल बन गया। वो मास्टर यांगलिन से कहता है कि प्लीज चेनजी का ख्याल रखना। दरअसल उसके दिल में रिग्रेट है कि वो यूजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और वही रिग्रेट वो दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो हेवन डिफाइंग सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि अपने मैग्निफिसेंट 7 स्लैशेस के लिए फेमस थी। पहले स्लैश अटैक को तो टाउरेन ने काफी अच्छे से डॉज किया। ज़ाओ जिन के दूसरे स्लैश के लिए वो अपनी शील्ड को फॉर्म कर लेता है, मगर ज़ाओ जिन के तीसरे स्लैश ने उसकी शील्ड को क्रश कर दिया था। और अब टाउरेन भी उसे रोकने के लिए हेवनली हैंड क्रशर का यूज करने लगा, मगर ज़ाओ जिन तो बस यूजिन को मिस करते हुए उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। हर एक स्ट्राइक के साथ उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। मीनवाइल टाउरेन ने वहाँ पर सोड के कई सारे फ्लोज क्रिएट कर लिए। हालांकि ज़ाओ जिन को तो बस वो पल याद आ रहे थे जब हेवन ने यूजिन को उससे छीन लिया। अब गुस्से के मारे उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो अपने अगले स्लैश में टाउरेन के सभी सोर्ड्स को एक्सप्लोड कर चुका। उसके एक और स्लैश में तो टाउरेन एक धमाके के साथ घायल होकर नीचे गिर गया। वो सोचता है कि इस बंदे की लाइफ एनर्जी फेड हो रही, ये बस थोड़ी ही देर में मारा जाएगा। मगर ज़ाओ जिन को तो अभी भी अपने 7 स्लैशेस पूरे करने थे, तो वो अपनी बची हुई सारी स्ट्रेंथ का यूज कर 7वें स्लैश को समन करने लगा। इधर टाउरेन ने अपने सामने एक बहुत ही बड़ी डायनेस्टी क्रिएट कर ली, जो कि टाउरेन को ज़ाओ जिन के अटैक से महफूज रखेगी। मगर तभी ज़ाओ
ज़ाओजिन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ भागने लगा। मीनवाइल उसे यूजिन के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे याद आ रहे थे और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए अपना आखिरी स्लैश रिलीज कर देता है, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि जमीन में दरारें पड़ने लगी। कायून सिटी तो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई और फाइनली टाओरेन मारा गया। इधर चिंजी ज़ाओजिन को देखकर काफी ज्यादा रोने लगी और फिर ज़ाओजिन भी अपनी आंखें बंद कर चुका। वो यूजिन के पास पहुंच गया था, मगर तभी हम देख पाते कि टाओरेन तो अभी तक मरा ही नहीं। वो कहता है कि 7 स्लैशेस खत्म हो गए, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार ना पाए। अब टाओरेन उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी चिंजी तुरंत ही जाकर टाओरेन के सामने खड़ी हो गई। साथ ही मास्टर यांगलिन और ज़ाओजिन की पुरानी दोस्त वांग भी टाओरेन से कह रही थी कि बैटल अब खत्म हो चुकी है, तो प्लीज आप इस छोटी बच्ची पर रहम दिखाएं। हालांकि टाओरेन के दिल में तो कोई रहम नहीं था, उसने तो मन बना लिया कि वो इस बच्ची को जरूर से खत्म करेगा। इधर ज़ाओजिन यूजिन के पास था और तभी उसे चिंजी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि अपने सीनियर को उठा रही थी। साथ ही यूजिन उससे कहती, ज़ाओजिन हमारे मिलने का वक्त अभी तक हुआ नहीं, तुम्हें वापस जाना चाहिए। और फिर वो स्पेस अचानक से शटर होने लगी। ज़ाओजिन एक बार फिर से यूजिन से दूर हो गया था। इधर टाओरेन चिंजी को मारने वाला था कि तभी ज़ाओजिन ने उसकी सोड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ ज़ाओजिन की लाइफ फोर्स दोबारा से उसकी बॉडी में समाने लगी, जो देखकर टाओरेन के साथ सभी लोग शॉक हो गए थे। इतना ही नहीं, कई सारे सिपाही ज़ाओजिन को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गए, मगर तभी अचानक से आसमान से उन पर थंडर बरसना शुरू हो गया। दरअसल ज़ाओजिन का छोटा भाई डोंगडोंग वापिस आ चुका था और अब वो एक बड़े से ड्रैगन में बदल चुका है। वो कह रहा था, ज़ाओजिन जिसने भी तुम्हें हर्ट किया मैं जरूर से उसका बदला लूंगा। वहीं पर टाओरेन तो इस होली ड्रैगन को देखते ही वहाँ से भाग निकला। तो ज़ाओजिन डोंगडोंग से कहता है, मेरे भाई चल इसे फॉलो कर, मैं इस कुत्ते को मारना चाहता हूँ। और अब वो डोंगडोंग पर सवार होकर हवा में फ्लाई कर टाओरेन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर देता है, जिसके चलते टाओरेन का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम केजिन को देख पाते हैं, जो कि एक योद्धा को देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केजिन अपने एक फॉर्म के पूरी तरह से कंट्रोल में है। दरअसल केजिन के सेक्ट में हार्टलेसनेस नाम की टेक्निक मशहूर थी और उसी टेक्निक के सील की वजह से ये फॉर्म क्रिएट हुआ। अब ज़ाओजिन ने यांगजिन किंगडम में जो कारनामा किया था उसकी खबर डोंगचू स्टेट तक भी पहुंच गई। इनफैक्ट ओल्ड मॉन्स्टर और प्रिंसेस शियू तो ज़ाओजिन की इस बहादुरी से काफी ज्यादा खुश थे। अगले सीन में हम ज़ाओजिन को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि अगर हेवन डिफाइंग ब्लेड के 7 स्लैशेस हिट करने तक कोई जिंदा बच पाया तो उस बंदे की लाइफ एनर्जी दोबारा से रिस्टोर होगी, और अगर 7 स्लैशेस पूरे होने से पहले ही वो मारा गया तो फिर उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाएगा। और शुक्र है कि मैं उस मूव को काफी अच्छे से यूज कर पाया। इनफैक्ट उस दिन से तो मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। उतने में डोंगडोंग उससे कहने लगा, मेरे भाई मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, क्या मैं चिंजी के साथ टाउन में जा सकता हूँ? तो ज़ाओजिन ने तुरंत ही उन्हें परमिशन दे दी, क्योंकि डोंगडोंग के होते हुए चिंजी को कोई खतरा नहीं था। और अब उनके वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही असासिन्स ने ज़ाओजिन पर अटैक करना शुरू कर दिए। दरअसल इंजिन किंगडम ने ज़ाओजिन के सिर पर इनाम रखा था, इसलिए दुनिया भर से कई सारे लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से कई सारे असासिन्स को तो ज़ाओजिन ने खत्म किया, मगर उसमें से एक भाग निकला और दूसरा घायल था। तो ज़ाओजिन उस घायल बंदे को एज अ कैरेज जैसा यूज कर उस बंदे के पीछे लग जाता है, जो देखकर टाउन के लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि ज़ाओजिन एक बंदे की सवारी कर रहा था। और अब ज़ाओजिन ने उस बंदे को उसी के साथी पर पटक के दोनों को खत्म कर दिया। वो समझ गया था कि उसका इस टाउन में रुकना सही नहीं होगा, उसने जल्दी से शेनलान अकेडमी के लिए रवाना होना चाहिए। और उतने में ज़ाओजिन पर एक सोर्ड से अटैक हो गया। दरअसल वहाँ पर मिंग कीजिन पहुँच गई थी और ये बंदी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसका फॉर्म उसे बता रहा था कि इस बंदे पर रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से इसे खत्म कर दो। तो केजिन ने भी वही किया। वो अपनी गोल्डन मून ब्लेड का यूज करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ज़ाओजिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अचानक से उसकी दोस्त उसके खिलाफ कैसे हो गई। यहाँ पर ज़ाओजिन उसके हर एक अटैक को बड़ी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। और उतने में डोंगडोंग वहाँ पर आ जाता है, तो केजिन ने उस पर भी अपनी फ्लाइंग सोर्ड से हमला कर दिया, मगर ज़ाओजिन बड़ी तेजी के साथ उसकी सोर्ड को एक्सप्लोड करते हुए केजिन को वहाँ से भगा देता है। दरअसल ये सब केजिन के फॉर्म का किया धराया था। और वहीं पर ज़ाओजिन परेशान है कि आखिर केजिन उसके खून की प्यासी क्यों बन गई। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही शेनलान की तरफ रवाना हो गए। उतने में ही जेड रुई अपने आप बाहर आ जाती है। दरअसल चिंजी को इस रुई के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कि आज तक ज़ाओजिन कभी भी सुन नहीं पाया था। वो समझ गया कि इस जेड रुई का भी एक सीक्रेट होगा। अब ट्रैवलिंग के दरमियान ज़ाओजिन को डार्क एनर्जी से भरा हुआ एक इलाका नजर आया, जिसमें ज़ाओजिन को एक बंदा दिखाई देता है, जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था। ज़ाओजिन इस बंदे के बारे में जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो कोई नई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता, इसलिए वो
सीधे शिनलान अकेडमी में पहुंच गया। वहां जाते ही तीनों एल्डर्स ने ज़ाओ चेन को मिलने बुलाया। वो उसे बताते ही कि हाल ही में एक डेथ फॉरबिडन लैंड और हेवन डिफायर अपीयर हुआ है। हमारे एंशिएंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 100,000 माउंटेन्स में एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज कर एक फॉरबिडन लैंड को छुपाया गया था। वो 200 या 300 सालों में एक बार ओपन होता। उसमें एक ऐसा शख्स रहता है जिसकी बॉडी तो मर चुकी मगर दिल अभी भी जिंदा है और उसी को हेवन डिफायर कहा जाता है। साथ ही मास्टर ओयांग बता रहे थे कि वो पर्सन डिवाइन है या डीमन, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। बस रिकॉर्ड्स में इतना बताया गया कि वो बंदा हेवन एंड अर्थ को डोमिनेट कर सकता। तो ज़ाओ चेन कहने लगा कि सीनियर, मैं उस डेथ फॉरबिडन लैंड पर जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ से मुझे मेरे ओरिजिन के बारे में जानकारी मिल जाए। तो मास्टर ओयांग कहने लगे कि वहाँ पर तुम्हें ढेर सारे गॉड्स की बोन भी मिल सकती है जो हमारे गॉड क्रिएशन टेक्निक में काम आएगी, मगर वहाँ पर तुम्हारा अकेला जाना सही नहीं होगा। मास्टर डोंगफिंग कह रही थी कि जल्दी दूसरे फैक्शन के लोग भी इसी मौके का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए तुम भी उनके साथ जाकर उस एरिया को एक्सप्लोर करना। अब रात के समय ज़ाओ चेन उसी हेवन डिफायर शख्स के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है कि शायद ये बंदा भी 10,000 सालों पहले हुई जंग का सर्वाइवर है। इधर डोंग डोंग की विंग्स अचानक से ग्लो होने लगे और फिर सवेरा होते ही ज़ाओ चेन ने देखा कि डोंग डोंग तो निर्वाणा स्टेज पर जा चुका। वेल, डोंग डोंग ने फ्लावर्स वैली से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब की थी, इसलिए वो अब डिवाइन ट्रिबुलेशन को फेस करेगा। यहाँ पर ज़ाओ चेन को पता चला कि डोंग डोंग 6ठी लेवल का डिवाइन स्पिरिट ड्रैगन बनने वाला है। हालांकि डोंग डोंग को इसमें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर थंडर ट्रिबुलेशन इमर्ज होकर डोंग डोंग उसका मुकाबला करने लगा और फिर 3 थंडर स्ट्राइक के बाद अर्थ एंड हेवन का एसेंस एब्जॉर्ब कर वो एक डिवाइन स्पिरिट ड्रैगन में बदल गया, जो देख सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। मगर उतने में आसमान दोबारा से डार्क हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक आई भी इमर्ज हो गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही हेवन डिफायर था। डोंग डोंग की निर्वाणा एनर्जी ने इस पर्सन को अवेकन किया था और अब डोंग डोंग और उस पर्सन के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जिसमें वो हेवन डिफायर डोंग डोंग को बुरी तरह से घायल करने लगा। उसकी इवल एनर्जी से डोंग डोंग सप्रेस हो गया था। साथ ही वो हेवन डिफायर अपने डिमोनिक हाथ से उसे क्रश करने लगा, मगर ज़ाओ चेन अपने भाई को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज कर उसका मुकाबला करने लगा। इसमें तीनों एल्डर्स भी उसका साथ देते हैं। इन सब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर डोंग डोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर में वो तीनों एल्डर्स घायल हो गए थे। यहाँ पर ज़ाओ चेन ने एक बार फिर से रिवर्सल आर्ट का यूज किया था ताकि वो अपने छोटे भाई को बचा पाए, मगर ज़ाओ चेन को बचाने के लिए डोंग डोंग रोते हुए खुद ही उस स्ट्राइक के सामने आ गया। उसे पता था कि ज़ाओ चेन अगर ज्यादा कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर डोंग डोंग की बॉडी वैनिश होने लगी। इस वक्त पर ज़ाओ चेन ने अपना भाई और दोस्त दोनों भी खो दिए और वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। हेवन डिफायर कह रहा था कि थ्रेट अब एलिमिनेट हो चुकी और फिर वो अपने आप वैनिश हो गया। इधर डोंग डोंग की मौत से सभी लोग मायूस थे और उतने में चेंजी के आंसू उस पर बरसते ही डोंग डोंग की सोल जाकर चेंजी के हाथ पर इम्प्रिंट हो गई। दरअसल चेंजी के पास डिवाइन बीस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी थी और इसी वजह से डोंग डोंग को एक और मौका मिल गया। जैसे उसकी सोल पूरी तरह से रिस्टोर होगी, डोंग डोंग दोबारा से वापस आएगा और इसी से ज़ाओ चेन को राहत मिल गई। फिलहाल के लिए डोंग डोंग पूरी तरह से सेफ था, मगर ज़ाओ चेन को अब चेंजी के लिए डर लग रहा था, क्योंकि डोंग डोंग चेंजी के साथ है तो हेवन डिफायर उस पर भी अटैक कर सकता था। इसलिए वो चेंजी की जिम्मेदारी तीनों एल्डर्स पर सौंप देता है। अब बाकी के फैक्शन के टॉप डिसाइपल भी शिनलान अकेडमी में आने लगे, जिसमें फैंटेसी मैजिक अकेडमी की एलिस, वॉरगॉड अकेडमी की लीजा और उसका भाई सोरेन, मास्टर किरिन, कियानलोंग और केजिन भी पहुंच गई थी। केजिन के साथ हम लिंजाई नाम के बंदे को देख पाते हैं। दरअसल ये सभी फैक्शन के लोग मिलकर फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करना चाहते थे और अब पूरा एक दिन ट्रैवल करके ये लोग उस फॉरबिडन इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ पर ज़ाओ चेन केजिन को लेकर परेशान था, साथ ही उसके दिल में केजिन को मारने के लिए किलिंग इंटेंट क्रिएट होने लगा। ज़ाओ चेन को केजिन में टाइज 1 की इमेज महसूस हो रही थी। अब डेथ फॉरबिडन लैंड में जाते ही इन्हें हेवनली प्रेशर का सामना करना था, जिसमें ड्रैगन फ्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये लोग उस इलाके को पैदल ही एक्सप्लोर करने लगे। ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जो कि बड़े बड़े स्केलेटन से भरी हुई थी और उतने में हेवन डिफायर अवेकन हो गया। वो तो इन सभी को अपनी केव में तुरंत ही पुल कर लेता है। वेल, इस केव को डेथ जेडी कहा जाता था। हेवन डिफायर कहने लगा कि 200 सालों बाद बस तुम्हारे जैसे कमजोर लोग ही यहाँ आ पाए। मुझे तो किसी इमॉर्टल या फिर गॉड
गॉड का इंतजार था। वेली बंदा काफी ज्यादा विशाल है और इसका एक विंग डिवाइन तो दूसरा डिमोनिक था। साथ ही इसका हाफ फेस भी डिवाइन और अदर हाफ डिमोनिक है। ज़ाओजिन उससे पूछता है कि बताओ तुम इतने सालों से यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो। वेली दोनों एंशिएंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि इन बाकी लोगों की जरा भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। ज़ाओजिन कह रहा था कि 10,000 साल पहले गॉड्स और डीमन मारे गए। क्या तुम मुझे इसके पीछे की वजह बता सकते हो? बताओ डिवाइन गॉड्स और डीमंस की कब्रिस्तान को किसने बनाया था? और उसके सारे सवाल सुनकर ही हेवन डिफायर गुस्से में चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम मुझसे ये सारे सवाल मत पूछो। उसके चिल्लाने की वजह से ये सभी लोग बेहोश हो गए और फिर थोड़ी देर बाद इन्हें दोबारा से होश आ जाता है। हेवन डिफायर ज़ाओजिन से कह रहा था कि पुरानी बातें याद करके मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ऐसे सवाल ना पूछो जिससे मैं अपने होशो हवास खोकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं। खैर अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो मेरी ट्रायल को पास करना होगा, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। वेल इस ट्रायल को इथेरियल इल्यूजन रेल्म कहा जाता था। उसने इन सभी को एक रेल्म में ट्रैप कर दिया। साथ ही हेवन डिफायर बता रहा था कि तुम में से जो भी अपने हार्ट डीमन को हरा पाएगा वही यहाँ से जिंदा वापस जा सकता। तो सबसे पहला हमें ज़ाओजिन की ट्रायल दिखाई गई। हेवन डिफायर उसे बता रहा था कि इसमें तुम्हें कई सारी फेक चीजें नजर आएगी। दरअसल ये चीजें कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डर हैं, तो तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अब ज़ाओजिन के पास कई सारी इवल शैडोज पहुंच गई थी, मगर ज़ाओजिन ने अपने फैमिली की मिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हुए कुछ ही पलों में उस रेल्म को ब्रेक कर दिया, जो देखकर तो हेवन डिफायर भी इम्प्रेस हो गया था। अब हमें केजिन का इल्यूजन दिखाया जाता है। दरअसल उसके तियांताई सेक्ट का एक रूल था, ये लोग कभी भी अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और इसी ही द वे ऑफ हार्टलेसनेस कहा जाता था। भले ही बाकी सभी डिसाइपल्स ने इस आर्ट को मास्टर कर लिया, लेकिन केजिन सबसे पीछे थी। और फिर एक दिन अचानक से उसके तियांताई सेक्ट पर इवल कल्टिवेटर्स ने अटैक कर दिया। वो इवल कल्टिवेटर्स उनकी मास्टर को मारने वाले थे, मगर इमोशंस की जंजीरों में कैद केजिन अपने मास्टर को बचाने के लिए चली गई। केजिन की वजह से जो डिसाइपल बच सकते थे वो भी मारे गए। और फिर यहाँ पर तियांताई सेक्ट की एक मेन लीडर पहुंच गई। वो केजिन की हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए उसने केजिन पर वे ऑफ हार्टलेसनेस का सील लगा दिया ताकि केजिन पर कभी उसके इमोशंस हावी ना हो पाए। इधर हेवन डिफायर ज़ाओजिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस बंदी के इल्यूजन में चले जाओ, मुझे तुम दोनों के बॉन्ड को नोटिस करना है। जिसके बाद हेवन डिफायर ने जबरदस्ती ज़ाओजिन को केजिन की इल्यूजन में भेज दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन देखता है कि केजिन अपने किसी ओपोनेंट का मुकाबला कर रही और उतने में ही केजिन की नजर पड़ी ज़ाओजिन पर। ज़ाओजिन को देखते ही केजिन अपना वे ऑफ हार्टलेसनेस भूलकर सीधे ज़ाओजिन पर जबरदस्ती करने लगी। इससे हमें पता चलता है कि रियल केजिन ज़ाओजिन से प्यार करती है, मगर उसका फॉर्म उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। वहीं पर ज़ाओजिन उसकी इल्यूजन में होने की वजह से वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी उस पर हावी हो गई और ये बात हेवन डिफायर भी नोटिस करता है। वो समझ गया कि ज़ाओजिन भी उसी के जैसा है, यानी कि उसकी बॉडी डेड थी मगर हार्ट जिंदा। और फिर ज़ाओजिन की बॉडी में मौजूद लाइफ एंड डेथ एनर्जी आपस में क्लैश करने लगी। ये सब देखते ही हेवन डिफायर का खुद पर का कंट्रोल खो गया और ये सभी लोग उस इल्यूजन से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि केजिन ज़ाओजिन पर जबरदस्ती करने में बिजी है। तब तक केजिन भी होश में आकर ज़ाओजिन पर ही हमले करने लगी, लेकिन तभी क़ियानलोंग ज़ाओजिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। वो केजिन को बता रहा था कि ये सब तो हेवन डिफायर का किया धराया है, तुम इसका इल्जाम ज़ाओजिन पर नहीं लगा सकती। और उतने में लिंजाई ने अचानक से ज़ाओजिन पर अटैक कर दिया, मगर ज़ाओजिन की डिफेंसिव पावर की वजह से वो बंदा पीछे की तरफ पुश हो गया। वो कह रहा था ज़ाओजिन तुम एंशिएंट लैंग्वेज समझ सकते हो, क्या पता तुम भी इस हेवन डिफायर के साथी होंगे और अब हमें यहाँ लाकर तुम उसके हाथों हमें खत्म करवाना चाहते हो। तो ज़ाओजिन बताने लगा कि मैं एक ओल्ड माउंटेन से बिलोंग करता हूँ और वहाँ की लैंग्वेज इस हेवन डिफायर के लैंग्वेज से मिलती जुलती है, इसलिए मैं उससे बात कर पा रहा था। उतने में ही हेवन डिफायर उनके करीब आकर उसे बताने लगा कि ज़ाओजिन सिर्फ तुम ही मेरी ट्रायल को पास कर पाए, इसलिए तुम्हें छोड़कर ये बाकी के सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद उस ज़ाओजिन को उनसे अलग कर बाकी सब पर हेवनली प्रेशर रिलीज करने लगा। और तभी केजिन भी उस एंशिएंट लैंग्वेज का यूज कर उस हेवन डिफायर से सवाल पूछती है कि बताओ 10,000 साल पहले सभी गॉड्स और डीमंस मारे क्यों गए। अब इस सवाल से हेवन डिफायर दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही वो केओ भी तहस नहस होने लगी। वहीं पर लिंजाई ने अपने साथियों का अचानक से कत्ल करना शुरू कर दिया, जो देख केजिन तो उसे रोकने के बजाय तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। दरअसल लिंजाई ने इन लोगों को इसलिए मारा था ताकि उनका ब्लड सैक्रिफाइस कर एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए। और फिर जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ लिंजाई तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। दरअसल लिंजाई के हाथों कुछ लोग घायल हुए थे और कुछ ऑन द स्पॉट मारे गए। तो हेवन डिफायर ने भी होश में आते ही बाकी बचे लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। लिंजाई बाहर आते ही लीजा के ड्रैगन को बताने लगा कि तुम्हारे मास्टर्स तो
तो मारे जा चुके। प्लीज मुझे इस केव से थोड़ा सा दूर ले चलो। तो ड्रैगन भी उसकी बात मानकर वहाँ से रवाना हो गया। अब लिंजाई ने थोड़ी दूरी पर आने के बाद अपने अंकल को पैगाम भेजा कि डेथ फॉरबिडन लैंड काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही यहाँ पर मेरा इनकाउंटर एक दानव से हुआ, तो उस केव से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ लोगों को मारकर उनका ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर ये बात किसी और को पता चली तो हमारी लिन फैमिली बदनाम होगी, साथ ही मुझे भी मौत की सजा दी जाएगी। तो प्लीज हमारे क्लैन के पावरफुल लोगों को यहाँ भेज दीजिए। उस केव से बाहर निकलने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ हेवन डिफायर जाओचिन को बता रहा था कि 10,000 सालों से मैं एक हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन में ट्रैप हूँ। 200-300 सालों में हर बार कोई न कोई यहाँ पर आता रहता, जिनमें गॉड्स, मॉर्टल्स और डीमंस भी शामिल थे, मगर तुम्हारी जैसा लिविंग डेड तो पहली बार यहाँ आया है। तभी जाओजिन उनसे पूछने लगा कि सीनियर, ये जो सारे स्केलेटन यहाँ पड़े हैं, क्या आपने इन्हें मारा था? जिस पर वो कहता है ना, सबको तो मैंने नहीं मारा, कुछ स्केलेटन तो मेरे यहाँ आने से पहले ही पड़े हुए थे। तो जाओजिन कहने लगा कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर 10,000 साल पहले जंग हुई थी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको आजाद कर पाऊंगा? जिस पर हेवन डिफायर कहने लगा कि बाइंडिंग फॉर्मेशन में बहुत ही भयानक फोर्स छुपी है, जिसका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता। साथ ही मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इस जगह की रखवाली करने रखा गया था। सभी थ्रेट्स को एलिमिनेट करना ही मेरा काम है। मेरे ख्याल से इसी वजह से हेवन डिफायर ने डोंगडोंग पर अटैक किया था। हेवन डिफायर जाओजिन को बताता है कि इस केव में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स हिडन है, जो मुझे काफी हद तक फैमिलियर लगती। मेरा माइंड हमेशा मुझे बताता रहता कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। खैर, तुम भी मेरे जैसे ही किसी और के हाथ की कठपुतली हो। वही दूसरी तरफ लिंजाई ने भेजा हुआ पैगाम उसके अंकल को मिल चुका था, तो तुरंत ही अपने एल्डर्स और सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से फॉरबिडन लैंड को सील कर दो। उस केव से बाहर आने वाले हर एक शख्स को खत्म कर देना, जिसके चलते लिन फैमिली के एल्डर्स इस फॉरबिडन डेथ वैली की तरफ रवाना हो गए। इधर जाओजिन ने हेवन डिफायर को बता दिया था कि कैसे वो 10,000 साल बाद अचानक से अपने टूम से बाहर आया, जो सुनकर तो हेवन डिफायर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि जिसने भी तुम्हें अवेकन किया है, उस बंदे की कल्टीवेशन हाईएस्ट लेवल को अचीव कर चुकी होगी, इसलिए तो गॉड और डीमन की कब्रिस्तान की पावर तुम्हारे अंदर ऐड कर चुका। तुम्हारे अंदर उसी कब्रिस्तान की लाइफ एनर्जी मौजूद है। साथ ही उन लोगों ने तुम्हारी बॉडी पर एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन कास्ट किया, ताकि डेथ एनर्जी से तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाए, मगर फिर भी वो लोग तुम्हारी डेथ एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाए। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी लाइफ एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उन दोनों में एक बैलेंस बन रहा। अगर ये बैलेंस ब्रेक हुआ तो तुम मारे जाओगे। साथ ही हेवन डिफायर उसे बता रहा था कि तुम्हारी लाइफ एंड डेथ एनर्जी के ऑप्स को गॉड और डीमंस की पावर को कंबाइन करके बनाया गया है। वो दोनों ऑप्स तुम्हारी बॉडी को एज ए सप्लीमेंट यूज करके ग्रो होते जा रहे, तो जब तक वो पूरी तरह से ग्रो होकर पैदा न हो जाए तब तक तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं। ये सब सुनकर तो जाओजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि शायद मैं सिर्फ एक कल्टीवेशन की वेसल हूँ, ताकि इन दोनों ऑप्स को नरिश कर पाऊँ। जिस पर हेवन डिफायर कहता है कि अगर ये वाकई किसी की चाल है, तो उस बंदे ने पूरे 10,000 साल इस प्लान को सेटअप करने में लगा दिए। वाह, उसका प्लान तो गजब का होगा। पता नहीं ये लोग कौन होंगे और वो तुम्हारे जरिए क्या हासिल करना चाहते। और फिर वो अपनी पावर्स को जाओजिन के ऑप्स के पास पहुँचा देता है, मगर इससे तो हेवन डिफायर की पावर काफी तेजी के साथ ड्रेन होने लगी। साथ ही साथ जेड रूई भी उसे रेजिस्ट कर रही थी। अगर हेवन डिफायर लगातार अपनी पावर्स ऐड करता गया, तभी जाकर वो इन ऑप्स की मिस्ट्री को जान सकता था, मगर जेड रूई उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी, इसलिए हेवन डिफायर को वहीं पर रुकना पड़ा। तब तक जाओजिन को भी होश आ चुका था। वो कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हेवन डिफायर कह रहा था कि पता नहीं ये चीज क्या है, ये लगातार उन दोनों ऑप्स की पावर को डिवावर किए जा रही। तो जाओजिन कहता है सीनियर, ये रूई तो मुझे एक केव में मिली थी। यहाँ पर जाओजिन ने पूरी बात हेवन डिफायर को नहीं बताई थी। जो देख हेवन डिफायर कहता है बच्चे, तुम्हारे काफी सारे सीक्रेट्स हैं, तुम्हें अवेकन करने के पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश है। खैर, अब 4 दिन गुजर चुके, यानी कि हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन क्लोज हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी। साथ ही साथ केव भी कोलैप्स होना शुरू हो गई। तो जाओजिन पैनिक होते हुए अपने साथियों के बारे में पूछने लगा, जिस पर हेवन डिफायर बताता है कि वो तो मिट्टी में मिल चुके, उनकी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी से जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढो। तो जाओजिन बड़ी तेजी के साथ वहाँ से निकल पड़ा और थोड़ी देर में वो केव के शटर होने से पहले ही वहाँ से बाहर आ चुका था, मगर बाहर आते ही उस पर अचानक से तीरों से वार हो गए। दरअसल लिन फैमिली के एल्डर्स उसे खत्म करने पहुंच गए थे, तो उनके अचानक किए गए हमलों की वजह से जाओजिन बुरी तरह से घायल हो गया। इसलिए अब जाओजिन ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दी। वो कई सारे लोगों का खात्मा कर रहा था, मगर असासिन्स तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। उतने में ही लिन फैमिली के एल्डर ने जाओजिन के सीने पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे
जिससे ज़ाओजिन इंटरनली घायल होकर ब्लड की वोमिट करने लगा। उसे पता था कि अब यहाँ से भागने में उसकी भलाई है, मगर तभी दूसरे एल्डर ने उस पर फ्लाइंग एरोज शूट कर दिए। ज़ाओजिन ने कई सारे एरोज को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर कुछ एरोज उसकी बॉडी को पियर्स करके पार निकल गए, जिसमें ज़ाओजिन बुरी तरह से घायल हो गया और अब वो दोनों एल्डर्स मिलकर उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर ज़ाओजिन ने सीधे क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी थी, जिसके बाद हमें लिन फैमिली का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर लिंजाई को खबर मिली कि उस नापाक केव में से बस ज़ाओजिन ही बाहर आ पाया, मगर लिन फैमिली के लोग उसे मारने में नाकाम हो गए। तो लिंजाई हुक्म देता है कि ज़ाओजिन का खात्मा करना काफी ज्यादा जरूरी है, अपने और पावरफुल कल्टीवेटर्स को उसका शिकार करने के लिए भेज दो। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी की पूरी आर्मी उसके पीछे लगा दो। तो बंदा तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उतने में ही मेंग केजिन वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो तो लिंजाई को खत्म करने के इरादे से यहाँ आई थी, ताकि ज़ाओजिन पर उसने जो जबरदस्ती की थी ये बात मार्शल वर्ल्ड में किसी को पता न चले। इससे तो तियांताई सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। तभी लिंजाई कहने लगा, फेरी मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए उस केव में जो कुछ भी हुआ मैं वो किसी के सामने रिवील नहीं करूँगा। साथ ही ज़ाओजिन को भी खत्म करने का सारा बंदोबस्त हो चुका है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका सीक्रेट मेरे साथ पूरी तरह से सेफ होगा। जो सुनते साथ ही केजिन वहाँ से रवाना हो गई। उतने में ही लिंजाई की सर्वेंट आकर उसे बताती है कि सभी एकेडमी के मास्टर्स और टॉप डिसाइपल आपका इंतजार कर रहे हैं, जिस पर लिंजाई कहने लगा कि हमें तो बस वहाँ का माहौल गर्म करना है, ताकि सबको मेरी कहानी पर यकीन हो जाए। तो बंदी कह रही थी, आप फिक्र मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो चुका, हमारे कुछ डिसाइपल वहाँ पर माहौल गर्म करने में आपकी मदद करेंगे। इधर ज़ाओजिन तो इन एल्डर की पकड़ से निकल गया था, मगर उन्होंने पूरे माउंटेन पर अपने सिपाही तैनात कर दिए, ताकि ज़ाओजिन यहाँ से किसी भी कीमत पर जिंदा वापस ना जा पाए। अगर ज़ाओजिन वहाँ से भाग निकला तो लिंजाई ने जिन भी लोगों को मारा था वो रात सबके सामने आ सकता था, इससे लिन फैमिली बदनाम हो जाएगी। इधर सभी एल्डर्स लिंजाई के इंतजार में थे और वो उन्हें बताता है कि मेरे सभी साथी मारे गए। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन एक केव में पहुंच गया था। वो कहता है कि ये सारे असासिन्स लिंजाई ने ही मेरे पीछे लगवा दिए, ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा पाए, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे जितने भी साथी मारे गए वो उन सभी की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाएगा। और यहाँ पर ज़ाओजिन का अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि इधर लिंजाई एल्डर्स को बता रहा था कि उस केव में एक हेवन डिफायर है और उसकी भाषा सिर्फ ज़ाओजिन ही समझ पाया। पता नहीं ज़ाओजिन ने उस हेवन डिफायर को क्या बताया, उस बंदे ने तो सीधे हम पर अटैक करना ही शुरू कर दिए थे, जिसके चलते सिर्फ मैं और केजिन ही वहाँ से जिंदा वापस लौट पाए। ज़ाओजिन उसी डीमन के साथ था, उसने अपनी साथियों की बलि चढ़ा दी। शेनलान एकेडमी के लोगों को छोड़कर बाकी सबको लिंजाई की बातों पर यकीन हो चुका था। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन की लाइफ एंड डेथ एनर्जी ने बाहर निकलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसके बाद जेड्रोई उसी पावर का यूज करते हुए ज़ाओजिन की इंजुरीज को हील करने लगी और इससे ज़ाओजिन के चेहरे पर कई सारे क्रैक्स पड़ गए। इधर सभी डिसाइपल ज़ाओजिन की खून के पैसे बन गए थे। उन्हें लगता है कि ज़ाओजिन ही केव में गए हुए सभी डिसाइपल्स की मौत का जिम्मेदार है। वहीं पर लिंजाई ने तो ज़ाओजिन के सिर पर 1.5 लाख गोल्ड टेल्स का इनाम रख दिया। तो इस तरह से बेचारा ज़ाओजिन बेवजह ही बदनाम हो गया था। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन की लाइफ एंड डेथ एनर्जी उसे हील कर चुकी थी। इतना ही नहीं, वो कल्टीवेशन की चौथी रैल्म के पहली स्टेज पर पहुंच चुका है। वो गुस्से में कह रहा था कि अब शिकारी खुद शिकार बनेगा। साथ ही मौसम भी तूफानी था। तो ज़ाओजिन कहने लगा कि ये किलिंग के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है। जिसके बाद हमें लिन फैमिली के कैंप्स दिखाए गए, जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच सेटअप है। साथ ही कई सारे कल्टीवेटर्स ज़ाओजिन पर नजर रखने के लिए तैनात किए थे। तो ज़ाओजिन ने बड़ी शांति के साथ उन्हें 1 बाय 1 स्लिट करना शुरू कर दिया। उसने ब्रूटली उन सभी का खात्मा करते हुए कैंप में एंट्री ली। वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर्स तो मौत के घाट उतर गए थे और फिर वो लिन फैमिली के लिबास में सीधे एक एल्डर पर हमला करने पहुंच चुका। पहला तो ज़ाओजिन ने स्लीपिंग ड्रग का यूज किया, जिससे वो एल्डर अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर पा रहा था और फिर उस एल्डर पर अटैक करते हुए ज़ाओजिन ने वो पूरा कैंप ही ब्लास्ट कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर दूसरा एल्डर बाहर आ चुका था। वो देखता है कि उसका साथी तो ज़ाओजिन की गिरफ्त में है और फिर ज़ाओजिन ने उस एल्डर के सामने उसके साथी का बड़े ब्रूटली खात्मा कर दिया। जो देखते साथ ही वो एल्डर भी गुस्से में आकर ज़ाओजिन पर अटैक कर देता है, मगर ज़ाओजिन बड़ी तेज रफ्तार के साथ पीछे की तरफ ढकेला गया। यहाँ पर ज़ाओजिन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए मास्टर पर जोरदार अटैक कर देता है। वो कह रहा था, बुढ़ाऊ ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा, क्योंकि मैंने तो तेरे चमचों को ऑलरेडी फिनिश कर दिया। खैर मैं इतनी जल्दी तुझे नहीं मारने वाला, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकार तो अब शुरू होगा। इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन उस मास्टर की दूसरे साथियों की तलाश में रवाना हो गया। इधर हर एक सिटी में ज़ाओजिन के वांटेड पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसमें लिखा था कि ज़ाओजिन डीमंस के लिए काम करता है और उसने
ने अपने ही साथियों का खात्मा कर दिया। हालांकि लोग इन बातों पर जल्दी यकीन नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ज़ाओचेन ऐसा कर ही नहीं सकता, मगर लिनज़ाई के लोगों ने ज़ाओचेन के लिए हेट फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते ज़ाओचेन के लिए पूरी सिटी में आक्रोश का माहौल क्रिएट हो गया। वेल इस सारी बातें पिपीलोंग ड्रैगन ने भी सुन ली थी। वो कहता है मसले कैसे खड़े किए जाए ये तो कोई ज़ाओचेन से सीख ले। देखते ही देखते पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो गई। इधर लिनज़ाई कह रहा था कि जितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाओगे उतने ही जोरों से तुम नीचे गिरोगे। एक हीरो को डिस्ट्रॉय करना तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। इधर ज़ाओचेन कल्टीवेशन में बैठा हुआ था और तभी वो देखता है कि लिन फैमिली ने उसे चारों ओर से घेर लिया। साथ ही उन लोगों ने ज़ाओचेन पर हमले करना शुरू कर दिए थे, मगर अपनी थंडर पावर के साथ वो कई सारे लोगों को निपटा चुका। हालांकि ज़ाओचेन को खत्म करने वाले लोगों की तादाद बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि लिनज़ाई ने ज़ाओचेन के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। तभी एक बंदा अपने बीस्ट पर सवार हो कि वहाँ पर पहुँच गया। ज़ाओचेन उससे कहता है कि मैं चौथी रेलम का कल्टीवेटर हूँ, फिर भी मुझ पर इतना कम इनाम रखा गया, इससे तो मेरा अपमान हो जाएगा। खैर मैं डोंगचू स्टेट का प्रोटेक्टर हूँ तो मैं तुम्हें इससे 4 गुना ज्यादा दूंगा। तुम लोगों को बस मुझे सिटी ऑफ फ्रीडम तक पहुँचा देना है। हालांकि लिनज़ाई ने काफी अच्छे से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया था, तो लोग कहते हैं कि तुम डीमंस का साथ देकर अपने ही साथियों को मार रहे हो, इसलिए हम तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो ज़ाओचेन भी अपनी जबरदस्त स्लैश रिलीज करते हुए कुछ लोगों को निपटा चुका था, मगर लगातार हो रही बैटल्स की वजह से वो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए उन लोगों को अपने पीछे भगाते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाता है। इधर वो असासिन उस पर कई सारे अटैक कर रहे थे, जिसमें वो ब्रिज कोलैप्स हो गया। हालांकि ज़ाओचेन अपनी ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक की मदद से दूसरी साइड पर पहुंच चुका था, तो ये लोग अपने दूसरी टीम को सिग्नल भेज देते हैं। इधर ज़ाओचेन भी बुरी तरह से घायल था। वो कहता है कि लिनज़ाई ने सबको ही मेरे खिलाफ भड़का दिया, अगर मैं सच बता भी दूंगा तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करने वाला। और उतने में केजिन वहाँ पर पहुँच गयी। उसके स्नेक अटैक से तो ज़ाओचेन बाल बाल बच गया। केजिन कह रही थी कि मैं तुम्हारा यूज करके लिन फैमिली को तबाह करना चाहती थी, मगर तुमने तो ये काम मेरी उम्मीद से भी बेहतर किया, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते साथ ही उसने ज़ाओचेन पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे वो उतनी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका। वो कहता है केजिन मैं जानता हूँ तुम लिनज़ाई को भी मारना चाहती हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पहला उसे खत्म कर दे और फिर बाद में हम दोनों का भी मुकाबला होगा। जिस पर केजिन कह रही थी कि लिनज़ाई को तो मैं आसानी से मार सकती हूँ, असली खतरा तो तुम हो। इधर ज़ाओचेन सोच रहा था कि अब अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो मेरी मौत पक्की है, मगर उतने में केजिन को असासिन्स की आवाजें आने लगी, तो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलती है। इधर ज़ाओचेन को असासिन्स ने चारों ओर से घेर लिया था, जो देख केजिन कहने लगी कि बस तुम मारे जाओ, फिर मेरा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहे तो हमारी तियानताई से की लेगेसी लॉस्ट हो जाएगी। इधर ज़ाओचेन इन लोगों को समझा रहा था कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ये तो बस उस लिनज़ाई की एक चाल थी, मगर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब तक लिन फैमिली का एल्डर भी वहाँ पर पहुँच गया। ये वही बंदा है जिसे ज़ाओचेन ने थोड़ी देर पहला जिंदा छोड़ा था। वो एल्डर उससे कहता है ज़ाओचेन इस बार तो तेरी मौत पक्की है। जिस पर ज़ाओचेन कह रहा था कि अगर मैं मारा गया तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर अपनी मैजिकल पावर का टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है, मगर ज़ाओचेन ने तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। मीनवाइल वो मास्टर अपने स्पिरिचुअल बर्ड से ज़ाओचेन पर अटैक कर देता है। ज़ाओचेन उसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो गया और तभी वो मास्टर उसकी कोर पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके चलते ज़ाओचेन काफी दूर जाकर पटक गया। अब वो मास्टर अपने फाइनल मूव के लिए तैयार था, जो देख केजिन ईवल स्माइल करने लगी। इस मोमेंट पर तो केजिन जितना ईवल मुझे और कोई लगा ही नहीं। ये बंदी हद से ज्यादा बदल चुकी थी। अब वो मास्टर ज़ाओचेन पर अटैक कर पाई, इससे पहले पिपीलोंग ने वहाँ पर धमाका कर दिया। वो ड्रैगन बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ पर आ चुका था, तो ज़ाओचेन उसे कहने लगा मेरे दोस्त काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, जरा इन्हें अपने जलवे दिखाओ। हालांकि वो मास्टर अपने चमचों को बता रहा था कि ये ड्रैगन तो किसी काम का नहीं। वहीं पर लिनज़ाई का दूसरा चमचा कह रहा था कि अगर ये ड्रैगन मारा गया तो हम इसकी स्किन और हड्डियों का यूज करके पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकते हैं। जो सुनते साथ ही ड्रैगन कह रहा था कि कोई भी मेरी नाजुक और खूबसूरत बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता। और फिर वो बड़ी ही अजीब सी साउंड वेव का यूज करते हुए वहाँ पर एक चट्टान से अटैक कर देता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जायंट्स की
बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी थी, जो कि इन सभी लोगों को कुचलने लगे। उन्होंने उस पूरी जगह पर आतंक मचा दिया। इधर ज़ाओ हैरान होकर पिपीलोंग से पूछ रहा था कि भाई क्या तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर पिपीलोंग बताता है ना मुन्ना ना, ये तो बस मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी और ब्लड लाइन सेपरेशन का कमाल है। इधर उन जायंट्स ने ऑलमोस्ट सभी को खत्म कर दिया था, साथ ही उस मास्टर को भी अपनी लात के नीचे क्रश करते हुए उसका कीमा बना देते हैं, जो देखकर तो केजिन डर के मारे वहाँ से भाग निकली। अब पिपीलोंग ज़ाओ को बता रहा था मेरे भाई पूरी सिटी ऑफ फ्रीडम तुम्हारे खिलाफ हो गई, इसलिए वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ दुनिया घूमने चलो, हम दोनों भाई मिलकर न जाने कितनी सारी लड़कियों को पटा सकते हैं। मगर ज़ाओ ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे वापस जाकर किसी को खत्म करना है। तो पिपीलोंग उसे लेकर सिटी में पहुंच गया। यहाँ पर ज़ाओ कुछ पर्चियां बांट रहा था, जो देख ड्रैगन कहता है भाई हम तो किसी को मारने आए थे ना, मगर तू है कि हर शहर और विलेज जाकर लव लेटर्स बांटता फिर रहा। तो ज़ाओ बताता है कि ये तो बस मेरी एक प्लानिंग है, अब मुझे मरने का नाटक करना होगा ताकि सबको मेरी बातों पर यकीन आ जाए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, तो हम बस उसी का यूज करेंगे। जिसके बाद ये लोग लिन मैंशन में घुस जाते हैं। यहाँ पर ज़ाओ ने पिपीलोंग के पास एक स्लीपिंग ड्रग दिया था, जिसका यूज करके ये लोग लिनजाई के लोगों को बेहोश करेंगे। ज़ाओ कह रहा था कि फिर तो हमें बस केजिन की जरूरत पड़ेगी, अगर उसने सबके सामने आकर सच बोल दिया तो मेरा नाम क्लियर हो जाएगा। जिस पर ड्रैगन कह रहा था भाई अगर तू उस केजिन को बाहों में लेकर उसकी चुम्मी ले ले तो जरूर से तेरा साथ देगी, फिर तो तू जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो सुनते साथ ही ज़ाओ ने उसे एक जोरदार फटका लगा दिया। वो कह रहा था कि तुझे तो बस रोमांस के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद पिपीलोंग बड़ी हीरोइक अंदाज में डांस करते हुए मेंशन के बाहर पहुंच गया। वो स्लीपिंग ड्रग को स्प्रेड करते हुए वहाँ मौजूद सिपाहियों को बेहोश कर रहा था और इसी का फायदा उठाकर ज़ाओ सीधे लिनजाई के कमरे में पहुंच गया। वो बंदा कल्टीवेशन में बैठा हुआ था, तो ज़ाओ ने सीधे लिनजाई के सीने में अपनी तलवार आर पार कर दी। लेकिन ज़ाओ ने देखा कि वहाँ पर तो कोई मुर्दा था, यानी कि ज़ाओ खुद ही लिनजाई के जाल में फंस चुका है। और उतने में एक एल्डर ने पिपीलोंग पर हमला कर दिया। पिपीलोंग उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर उस मास्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। उतने में ज़ाओ ने उस पर पीछे से अटैक करते हुए इस मास्टर को घायल कर दिया। तब तक लिनजाई भी वहाँ पर आ चुका था। उसने ज़ाओ पर अपनी शुरिकन फैन से हमला तो किया, मगर ज़ाओ उस फैन को उसी की तरफ पास कर देता है। लिनजाई उससे कहने लगा कि माउंटेन से भागने में तो तुम कामयाब हो गई, फिर बेवजह यहाँ मरने क्यों आए हो। और अब लिनजाई के चमचों ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि ज़ाओ को उन्हें खत्म करने में जरा भी वक्त नहीं लगा। जो देख लिनजाई सिटी में अपना एक सिग्नल रिलीज करवा देता है। उसे देखकर सभी लोग मेंशन की तरफ भागने लगे। वेल इन सभी को ज़ाओ को खत्म करके 1.5 लाख गोल्ड टेल्स हासिल करनी थी। इधर लिनजाई और ज़ाओ के दरमियान मुकाबला शुरू हो चुका, जिसमें लिनजाई ज़ाओ पर भारी पड़ गया था। जो देख ज़ाओ ने उस पर अपनी थंडर फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक किए, मगर वो बंदा बड़ी तेजी से उन्हें डॉज किए जा रहा था। इन दोनों की पावर्स तो एकदम इक्वल थी। जो देख पिपीलोंग कह रहा था ज़ाओ अगर तू मारा गया तो बस मरने से पहले मुझे मेरी कोर वापस लौटा देना, मैं अपनी भरी जवानी में कुंवारा मरना नहीं चाहता। इधर ज़ाओ ने लाइफ एंड डेथ टोर्नेडो को एक्टिवेट किया। वहीं पर लिनजाई शुरिकन मून स्लैशर का यूज करते हुए अपने जायंट वेपन से उसका मुकाबला कर रहा था। इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिसमें बेचारा पिपीलोंग तो सीधे पेंटिंग जैसे चिपक गया। इधर ज़ाओ अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और अचानक से उसकी रिवर्सल आर्ट एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते लिनजाई का अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया। दरअसल ज़ाओ ने कई बार इस टेक्निक का यूज करने की वजह से उस ज़ाओ की इवल साइड को बाहर आने पर मजबूर कर रही थी। तभी ज़ाओ पिपीलोंग से कहता है कि अब हमने अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप को पूरा करना होगा, इसलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। मगर लिनजाई को पूरा यकीन था कि ज़ाओ आज मारा जाएगा। इधर पिपीलोंग ज़ाओ ने लिखे हुए सारे टेम्पलेट्स हवा में उछालने लगा, जिसमें ज़ाओ ने बताया कि लिनजाई ने अपने सभी साथियों को मार दिया ताकि वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस केव से भाग निकले। मगर किसी को ज़ाओ की बातों पर यकीन नहीं था। ज़ाओ ने उस लेटर में ये भी लिखा है कि फेरी केजिन काफी ज्यादा बहादुर है। उसने हेवन डिफायर के साथ जबरदस्त फाइट करके उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट किया। केजिन की वजह से मैं उस केव से जिंदा वापस लौट पाया। वेल ये लेटर लिनजाई ने भी पढ़ लिया था। वो कहता है कि ज़ाओ की सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना तो मसला हो जाएगा। इधर ज़ाओ अपने थंडर पावर का एक्सप्लोजन करते हुए कई सारे लोगों को घायल कर चुका। तब तक पिपीलोंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो ज़ाओ से कह रहा था कि जल्दी से छुप जाओ, अब सब कुछ रेडी है। तो ज़ाओ ने एक सिपाही को घायल करते हुए उसे अपने कपड़े पहना दिए और अब थोड़ी देर में पिपीलोंग कई सारे लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। वो सीधे उस बंदे की मुंह पर फायर से अटैक कर देता है ताकि कोई इसके मुंह को देखकर इसे पहचानने न पाए। जिसके बाद पिपीलोंग अपनी आंखों पर ढेर सारी थूक लगा के मातम मनाना शुरू कर चुका। सबको यही लग रहा
रहा था कि ज़ाओ तो मारा गया है, इसलिए वो लोग बड़ी बेरहमी से उस बंदे के हाथ पांव तोड़ने लगे ताकि 1.5 लाख गोल्ड टेल्स का इनाम उन्हें मिल पाए। और तब तक ज़ाओ पिपीलोंग को लेकर वहाँ से भाग निकला। पिपीलोंग कह रहा था कि भाई तुमने तो अपने लेटर में उसकी जिनकी तारीफें की थी, मगर वो बंदी तो तुम्हें मारना चाहती है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर ज़ाओ बताने लगा कि केजिन खुद से ज्यादा अपनी तियांताई से प्यार करती है, उसने टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को मिटाने की कसम खाई थी, इसी वजह से केजिन को मैंने एक हीरो बना दिया। उसकी तियांताई फैक्शन की इज्जत में अब 4 चांद लगने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि सही वक्त आने पर फेरी केजिन मेरी ही साइड लेगी। अब पूरे सिटी में ये बात फैल गई कि ज़ाओ मारा गया क्योंकि उस पर घिनौने इल्जाम लगाए गए थे जिन्हें वो बंदा सहन नहीं कर पाया। साथ ही ये खबर तेजी से फैलने लगी कि ये सब तो लिंजाई का ही किया धराया था, जिससे अब लोग लिंजाई पर भड़क गए। वो कहते हैं कि लिंजाई ने हमें मिसलीड करके हमारे हीरो ज़ाओ के ही खिलाफ कर दिया, इसलिए वो लोग अब ज़ाओ की मौत का बदला लेने के लिए लिंजाई के मैंशन की तरफ रवाना हो गए। वहीं पर शेनलान के एल्डर्स ने लिंजाई को अरेस्ट कर लिया। उसे कुछ दिनों बाद शेनलान अकेडमी लाया गया था, जहाँ पर सभी लोग उस पर भड़क गए। वो कहते हैं कि ज़ाओ ने अपने खून से वो लेटर लिखे थे, यानी कि वो बंदा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। तुम्ही ने उसे फंसाया, जिसके चलते ज़ाओ की मौत हो गई। अब ये लोग चाहते थे कि लिंजाई को भी मौत की सजा दी जाए, जिस पर लिंजाई कह रहा था कि मैंने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, बस फेरी मेंग केजिन को यहाँ आने दो और वो केव में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देगी। और उतने में फेरी केजिन वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लिंजाई को सजा मिलेगी या रिहाई इस बंदी की गवाही पर डिपेंड था, और लिंजाई को अच्छे से पता है कि केजिन और ज़ाओ के आपस में नहीं जमती, तो ये बंदी मेरी ही साइड लेगी। लेकिन फेरी केजिन एल्डर्स को बताती है कि ज़ाओ ने जो भी कहा वो सब सच है। जो सुनते साथ ही लिंजाई तो फेरी केजिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम तो उस ज़ाओ के साथ मिल चुकी हो, इसलिए यहाँ आकर झूठ बोल रही। मगर केजिन कहने लगी कि तुम्ही ने हमारे सभी साथियों को मारा था और तुम्हारी वजह से ज़ाओ भी खत्म हो गया। इधर तो लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। वो तो किसी कीमत पर लिंजाई को खत्म करना चाहते। उनमें ज़ाओ भी मौजूद था। वो भी खुद के ह्यूमिलेशन का बदला लेना चाहता है। हालांकि लिंजाई को फिलहाल कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक लिन फैमिली वहाँ पर नहीं आई थी। इधर ज़ाओ ने खुद के मुंह पर खून लगा लिया। वो कह रहा था कि अब स्टेज पर जाने की बारी मेरी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।